फिल्म की शुरुआत होती है चाइना के मकाऊ शहर से, जहां एक बैंक में सोचे समझे और शातिर तरीके से डकैतों की गैंग डकैती को अंजाम दे रही है। डकैतों का ये हाईटेक गैंग बैंक के एक ऐसे लॉकर को निशाना बना रहा है जिसमें $500 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। वहीं पुलिस के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं थी। वो तुरंत अपनी ऑन फील्ड टीम को बैंक की तरफ रवाना कर देते हैं। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में मैडम वांग के मास्टर प्लान के तहत निगरानी टीम डकैतों की हरकतों पर नजर रखने के लिए अपनी सबसे एडवांस AI पावर्ड सर्वेलेंस सिस्टम स्काई आई को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाला एक खेल होता है। निगरानी टीम को स्क्रीन पर साफ दिखता है कि पुलिस ने डकैतों को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन असल में वो सिर्फ कैमरों का एक भ्रम था। हकीकत में पुलिस टीम और उनका कैप्टन वू जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। गहराई से छानबीन करने पर पता चलता है कि उस गैंग में साइमन नाम का एक जीनियस हैकर शामिल है, जो उनके सबसे एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम को हैक करके उल्टी सीधी फुटेजेस दिखाकर पुलिस को बेवकूफ बना रहा था। इसके अगले दिन पुलिस लॉकर के असली मालिक को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। मालिक खुलासा करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं वो क्रिप्टोकरेंसी के पासवर्ड का सिर्फ आधा हिस्सा है, और जब तक डकैतों को बाकी का आधा हिस्सा नहीं मिल जाता वो नाक रगड़ लें, पैसे नहीं निकलने वाले। फिर क्या ये सुनते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि लुटेरे अब पासवर्ड के दूसरे हिस्से को चुराने के लिए हाथ पैर मारेंगे, और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। ये गैंग अब जेज डिजिटल एसेट मैनेजमेंट की बिल्डिंग पर धावा बोल देते हैं। वो डेटा सेंटर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वहां के बड़े बड़े करोड़पतियों के करोड़ों के क्रिप्टो एसेट का पोर्टफोलियो चुरा लेते हैं। और जैसे ही हैकर साइमन डेटा ट्रांसफर करना शुरू करता है, पुलिस की टीम वहां आ धमकती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इस भगदड़ के बीच पुलिस टीम के कैप्टन वू को वो गैंग गन पॉइंट पर ले लेते हैं और मजबूरन पुलिस टीम को रुकना पड़ता है। लेकिन अंदर लिफ्ट में कैप्टन वू अकेले उन डकैतों पर टूट पड़ता है और एक बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक फाइट होती है। लेकिन अफसोस कैप्टन वू उस गैंग से हार जाता है, और जैसे ही लिफ्ट बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचती है, डकैत पैराशूट खोलकर हवा में तैरते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। कैप्टन वू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो चोरों का पीछा करने के लिए बिना सोचे समझे उस गगनचुंबी इमारत की छत से नीचे कूद जाता है और सीधा जंप कुशन पर गिरता है। उधर डकैतों का गैंगविन मकाऊ बिल्डिंग की छत पर लैंड करते हैं। वहां पहुंचते ही वो सिक्योरिटी टीम को पलक झपकते ही ढेर कर देते हैं और एक बार फिर वो पुलिस के CCTV कैमरों से गायब हो जाते हैं। और ये सब और किसी का नहीं बल्कि उसी हैकर साइमन का कमाल था। इसके बाद वो सब भेस बदलकर विन मकाऊ बिल्डिंग से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। चोरों की इस चालाकी के आगे पुलिस का पूरा प्लान फेल हो जाता है और वो एक बार फिर इस बड़े गिरोह को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। नतीजा ये होता है कि $500 मिलियन का मालिक गुस्से से लाल पीला हो जाता है और पुलिस को जमकर गालियां देता है और उन्हें निकम्मा और बेकार समझता है। इस करारी हार से पुलिस की इज्जत दांव पर लग जाती है, जिसके बाद कमिश्नर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। जब पुलिस के सारे आधुनिक रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो मजबूरन अपने सबसे पुराने और लेजेंडरी डिटेक्टिव एक्सपर्ट वोंग को रिटायरमेंट से वापस बुलाने का फैसला करते हैं। वोंग ने अपने पूरे करियर में सैकड़ों बड़े मामलों को सुलझाया था, पर उनके गुजरे कल में एक ऐसा काला पन्ना भी था जिसका दर्द आज भी उनके सीने में चुभता है। दरअसल उनकी एक मामूली सी भूल ने उनके अपने ही एक पुलिस वाले दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। खैर अगले दिन दो पुलिस वाले लियू और एक नौसिखिया टैलेंटेड लड़की क्यूगो को वोंग पर नजर रखने का काम सौंपा जाता है। क्यूगो पीछा करते हुए वोंग के पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है, लेकिन वोंग इतने शातिर खिलाड़ी थे कि वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और यहाँ पर एक सच सामने आता है, ये कि क्यूगुओ उसी पुलिस वाले दोस्त की बेटी थी जिसे वोंग ने मिशन में खोया था। पकड़े जाने के बाद क्यूगुओ वोंग को सब कुछ बताती है कि कैसे कुछ डकैतों की टोली ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है, जिन्हें पकड़ने और इस मिशन की कमान संभालने का क्यूगो उन्हें इन्विटेशन देने आई है। इसके अगले दिन हमारे लेजेंड वोंग मकाऊ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और मैडम वांग और उनकी टीम से मिलते हैं, जहाँ उन्हें इस केस को लीड करने की रिक्वेस्ट की जाती है। जिसके बाद वोंग टीम की कमान संभालते हुए CCTV फुटेज की बारीकी से जांच करके उन चेहरों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो इस बड़ी डकैती का हिस्सा थे, और महज कुछ ही देर में वो उस शख्स को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाते हैं जिस पर इस पूरे गैंग का लीडर होने का शक था। तुरंत इस खोज को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। वोंग अंदाजा लगाते हैं कि ये खतरनाक मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फुलोंग है, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का कमांडो जो कभी एक बेहद गुप्त और एलीट टीम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका है जिसे द शैडो के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि वो हमेशा पुलिस के जाल से साए की तरह गायब हो जाता था। लेकिन साल 1999 के बाद से वो अचानक बिना कोई सुराग छोड़े पूरी दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। शुरुआत में वोंग सुझाव देते हैं कि डकैतों पर नजर रखने के लिए ओल्ड टाउन इलाके में एक खुफिया जासूसी टीम भेजी जानी चाहिए, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस विभाग ने इंसानी जासूसों की उस टीम को बंद करके उसकी जगह एआई को तैनात कर दिया है। मगर हकीकत सबके सामने थी, ये एआई तकनीक चोरों को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई थी। यही वजह थी कि मैडम वांग ने वोंग से अपनी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने को कहा, क्योंकि कुछ भी हो जाए इंसान का दिमाग हमेशा एआई से कई गुना ज्यादा समझदार और चालाक होता है। दूसरी तरफ अपने गुप्त ठिकाने पर शैडो अपने गैंग पर बुरी तरह भड़क रहा था। उसकी पूरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी कोई तस्वीर या फुटेज पुलिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हो। वो गुस्से से पागल हो रहा था, क्योंकि अब उसकी और उसके पूरे गैंग की जान खतरे में थी। गुस्से में आकर वो हैकर साइमन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर साइमन के बड़े भाई सिवांग ने बीच में आकर साइमन की जान बचा ली और बाकी लोग शैडो को वहां से ले जाते हैं। 有多危险啊！ अगले दिन कहानी का रुख मुड़ता है क्यूगो की तरफ, जो एक जिम में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पुलिस के कुछ दूसरे घमंडी ऑफिसर आते हैं और क्यूगो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक पुलिस वाली के हिसाब से उसका शरीर बहुत छोटा और कमजोर है। वो यहाँ तक ताना मार देते हैं कि क्यूगो को पुलिस की ये नौकरी सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि उसके पिता भी पुलिस में थे। ये सुनकर क्यूगो का खून खौल उठता है और वो बिना कोई बात किए अकेले ही उन सारे अफसरों को पीटकर सीधा कर देती है। वहीं दूर खड़े वोंग क्यूगो के इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाले रूप को देखकर खुश हो जाते हैं। दरअसल वोंग ने क्यूगो के पिता की मौत के बाद खुद से ये वादा किया था कि वो हमेशा क्यूगो की रक्षा करेंगे। खैर कुछ दिनों बाद वोंग अपनी इस नई सीक्रेट टीम के लिए लड़कों को चुनते हैं। इस स्पेशल टीम में लियू, क्यूगो जैसे और भी कई नए लड़के लड़कियां को शामिल किया जाता है। इसके बाद बिना कोई वक्त गंवाए अगले ही दिन इस टीम को एक बहुत ही प्यारा सा नाम दिया जाता है, एडोरेबल यूनिट, और इन्हें सीधे ग्राउंड पर उतार दिया जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग ओल्ड टाउन के कोने में भेस बदलकर फैल जाते हैं। कोई स्ट्रीट फूड बेचने वाला बनता है, कोई जोकर बनता है, तो कोई डिलीवरी बॉय और साइकिल चलाने वाला आम आदमी बन जाता है। इस टीम में ज्यादातर जेंजी होते हैं, इसलिए वो खुद गाड़ी में बैठकर इन नौसिखिया जासूसों को गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन पूरे 12 दिनों तक दिन रात ओल्ड टाउन की छानबीन करने के बाद भी उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगता। क्यूगो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि जहां बाकी सारे लोग मैदान में रहकर जासूसी कर रहे थे, वहीं उसे सबसे बोरिंग काम मिला था, जैसे टैक्सी के अंदर बैठकर वोंग के साथ सिर्फ स्क्रीन पर नजर रखना। उधर अड्डे पर शैडो अपने गुंडों को आगे का प्लान समझा रहा था। वो इस नए मिशन को तैयार करने की जिम्मेदारी शातिर साइमन को सौंपता है, क्योंकि शैडो के खुद के अपराध करने के तरीके अब पुराने हो चुके थे। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए साइमन एक अनाथ आश्रम के अंदर छिपकर पूरी प्लानिंग कर रहा होता है। और यहाँ एक बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है कि शैडो के गैंग के ये जितने भी लड़के हैं वो सब इसी अनाथ आश्रम के बच्चे थे, जिन्हें शैडो ने पाला पोषा है। और यही वजह थी कि ये सब शैडो को अपना भगवान मानते थे और उसके हर खूंखार हुक्म को अपना फर्ज समझते थे। इधर मिशन के 15वें दिन क्यूगो जब बाजार में खाना खरीदने जाती है तो उसकी नजर एक सुनसान गली पर पड़ती है, जहां 3 गुंडे 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। एक पुलिस वाली होने के नाते उसका जनता को बचाने का जज्बा तुरंत जाग उठता है। वोंग वायरलेस पर उसे बार बार रुकने और शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन क्यूगो उनकी बात अनसुनी करके अकेले ही उन गुंडों पर टूट पड़ती है। मगर इस बार पासा उलटा पड़ जाता है। क्यूगो अकेले उन 3 भारी भरकम बदमाशों का सामना नहीं कर पाती और मुसीबत में फंस जाती है। खुशकिस्मती से इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, वोंग सही समय पर वहां पहुंच जाते हैं और उन बदमाशों को धूल चटाकर क्यूगो को बचा लेते हैं। इसके बाद जैसे ही वो दोनों वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं, वोंग गुस्से से आग बबूला होकर क्यूगो को जमकर डांटते हैं। वो समझाते हैं कि भले ही वो कानून के रखवाले हैं, लेकिन इस सीक्रेट मिशन के दौरान ऐसी बेवकूफी करना भारी पड़ सकता था, क्योंकि इससे उनकी असली पहचान दुश्मनों के सामने आ सकती थी और पूरा मिशन तबाह हो सकता था। यहाँ वोंग एक बेहद भावुक और दर्दनाक कहानी सुनाते हैं कि आखिर वो क्यूगो पर इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। वोंग बताते हैं कि सालों पहले उन्होंने भी ठीक ऐसी ही एक बचकानी गलती की थी। जब वो क्यूगो के पिता के साथ एक बहुत बड़े मिशन पर थे, तब वोंग ने एक बच्चे को किडनैप होने से बचाने के लिए बिना सोचे समझे बीच में छलांग लगा दी थी। सही समय पर सही फैसला न होने के कारण उनका जो असली टारगेट था, जो चीन का एक बहुत बड़ा माफिया था, उसे पता चल गया कि वोंग और उसके
साथी असल में अंडरकवर पुलिस वाले हैं। अपनी पहचान उजागर होने की इसी भारी कीमत के रूप में क्यूगो के पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी और दुश्मनों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा था, जिसका बोझ वो आज भी अपने सीने पर लेकर जी रहे हैं। वोंग के अतीत की ये दर्दनाक दास्तान वायरलेस के जरिए पूरी टीम सुन रही होती है, जिससे कुछ पलों के लिए सब भावुक हो जाते हैं। लेकिन तभी वोंग और क्यूगो की नजर बाजार में एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जिसका हुलिया बिल्कुल शैडो से मिल रहा था। वोंग बिना एक पल गंवाए ये खबर पूरी टीम को देते हैं और हेडक्वार्टर से लेकर ऑन फील्ड टीम तक सब अलर्ट हो जाते हैं। जैसे ही टीम के बाकी लड़के बाजार की तरफ बढ़ते हैं, वोंग क्यूगुओ को समझा बुझाकर गाड़ी से नीचे उतरने को कहते हैं। वोंग अपनी टीम को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि उस संदिग्ध शख्स का चेहरा कैमरे में साफ आ सके। इधर क्यूगुओ भी कमाल की एक्टिंग करती है और टेबल के नीचे अपना झुमका ढूंढने का नाटक करने लगती है। और बस इसी पैंतरे से आखिरकार दुश्मन का चेहरा कैमरे में लॉक हो जाता है। इसके बाद क्यूगुओ शैडो का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ जाती है और वहाँ की रहने वाली एक आम लड़की होने का नाटक करती है। लेकिन दोस्तों, शैडो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे तुरंत क्यूगुओ पर शक हो जाता है और वो अपनी जेब से एक खतरनाक चाकू निकाल लेता है। लेकिन धन्य हो हमारे वोंग साहब का शातिर दिमाग, वो बड़े बड़े खतरनाक मुजरिमों के उस्ताद रह चुके थे। वो ऐन मौके पर लिफ्ट में घुसते हैं और खुद को क्यूगुओ का पिता बताकर उसकी जान बचा लेते हैं। फिर वोंग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि शैडो का शक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यही नहीं, वोंग यहाँ अपना सड़ा हुए सेब वाला मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। दरअसल वोंग ने उस सेब के अंदर एक बेहद छोटा खुफिया कैमरा लगा रखा था, जिसकी मदद से निगरानी टीम को ये पता चल जाता है कि शैडो इस बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। दुश्मन का ठिकाना मिलते ही वोंग और क्यूगुओ उसी बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, ताकि शैडो की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। बाकी टीम भी हाईटेक कैमरों की मदद से शैडो के कमरे के अंदर की एक एक गतिविधि को रिकॉर्ड करने लगती है। यहाँ तक कि वो शैडो का फेंका हुआ कचरा भी उठा लाते हैं। उस कचरे में से उन्हें एक पजल्स के फटे हुए पन्ने मिलते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि उन सारे सवालों के जवाब गलत थे। अब भाई, जिस शैडो का IQ दुनिया भर में मशहूर हो, वो ऐसी बचकानी गलतियां कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, कैमरों में दिखता है कि जब भी शैडो खाली बैठता है तो वो बस बैठकर बबल रैप फोड़ता रहता है। अब वो टाइम पास कर रहा था या कोई खेल खेल रहा था, ये तो वहीं जाने। खैर, कुछ दिनों बाद वोंग और शैडो की मुलाकात फिर से उसी बाजार में होती है। दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती है और वोंग बड़े ही शातिर अंदाज में शैडो को अपने घर रात के खाने पर बुला लेते हैं। जिसके बाद रात को शैडो वोंग के घर पहुंचता है, लेकिन वो अपनी आदत के मुताबिक बेहद चौकन्ना था। वो घर के कोने कोने को इस तरह देखता है जैसे ये पक्का कर रहा हो कि कोई जाल तो नहीं बिछाया गया। किचन में मछली बनते समय शैडो चाकू चलाने की अपनी उसी पुरानी और खूंखार कला का प्रदर्शन भी करता है जो उसकी असली पहचान थी। इसके बाद जब दोनों खाना खा रहे होते हैं, तभी वोंग शैडो को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और क्यूगुओ इस सुनहरे मौके का फायदा उठाती है और शैडो के मोबाइल का सारा पर्सनल डेटा चुपके से हैक कर लेती है। फिर शैडो के जाने के बाद क्यूगुओ वो सारा चुराया हुआ डेटा पुलिस टीम को सौंप देती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। जहां पुलिस शैडो के पीछे पड़ी थी, वहीं शैडो के पाले हुए शातिर बच्चों ने वोंग और क्यूगुओ की पूरी कुंडली निकाल ली थी। और उसी रात शैडो का सबसे वफादार गुंडा सिवांग वोंग के दरवाजे पर पहुंचता है और आगे सिवांग किसी भी कीमत पर वोंग को मारना चाहता था, लेकिन वोंग भी किसी से कम नहीं थे। वो लगातार अपना बचाव करते हैं। इधर पुलिस की हाईटेक तकनीक हैकर साइमन के आगे घुटने टेक देती है, क्योंकि साइमन पुलिस के कैमरों को लाइव हैक करके पुरानी फुटेज चला देता है। हेडक्वार्टर में बैठे लियू को जब तक एहसास होता है कि स्क्रीन पर दिख रही लड़की क्यूगुओ नहीं है, तब तक असली क्यूगुओ खुद पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होती है। ये देखते ही कैप्टन वू समझ जाता है कि वोंग खतरे में है और वो तुरंत उनकी मदद के लिए भारी पुलिस बल रवाना कर देता है। उधर साइमन अपने भाई सिवांग को फोन पर वार्निंग देता है कि पुलिस आ रही है, जिसके बाद सिवांग वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। अगली रात एडोरेबल यूनिट और भी ज्यादा आक्रामक होकर शैडो पर नजर रखने लगती है। तभी वो लोग शैडो को एक टैक्सी में बैठकर निकलता हुए देखते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर का चेहरा स्कैन करके उसकी पहचान निकालने में जुट जाती है। लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा था कि शैडो की टैक्सी किसी और तरफ नहीं, बल्कि सीधे पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ ही बढ़ रही है। और आखिर वो खुद पुलिस के जाल में क्यों आ रहा था? इधर वोंग के दिमाग की बत्ती जलती है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि शैडो का वो बबल रैप फोड़ना और पजल्स के सवालों के गलत जवाब देना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट कोड था। लेकिन इससे पहले कि वोंग ये बात अपनी टीम को वायरलेस पर बता पाते, अचानक
怎么回事？ हाँ, एक तेज रफ्तार गाड़ी वोंग और क्यूगुओ की कार को सीधे पुलिस स्टेशन के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने टक्कर मार देती है और अगले ही पल भाड़े के हथियारों का एक पूरा खूंखार ग्रुप एडवांस हथियारों के साथ मकाऊ पुलिस स्टेशन के भीतर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए घुस जाता है और चारों तरफ सिर्फ लाशें और बारूद का धुआं फैल जाता है। अंधाधुंध गोलीबारी के उस खौफनाक मंजर के बीच जैसे ही वोंग को होश आता है, वो तुरंत क्यूगुओ की मदद के लिए खड़े होते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच वोंग को एक मौका मिल जाता है और वो क्यूगुओ को उस बबल रैप और पजल्स का असली सच बताते हैं। दरअसल वो कोई साधारण चीजें नहीं थीं, बल्कि एक बेहद गुप्त कोड थे जिसके जरिए शैडो अपनी टीम के साथ खुफिया तरीके से बातचीत करता था। दूसरी तरफ पुलिस को चकमा देकर शैडो और सिवांग सीधे अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि पुलिस के 2 जांबाज अफसर चुपके से उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच चुके हैं। इधर हालात तब और गंभीर हो जाती है जब पुलिस हेडक्वार्टर के मॉनिटरिंग रूम की बत्ती अचानक पूरी तरह गुल हो जाती है। उधर अनाथ आश्रम में शैडो जैसे ही साइमन से मिलने आगे बढ़ता है, दर्जनों हथियार बंद गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद अकेले शैडो और उन हमलावरों के बीच एक बेहद खूनी और खतरनाक जंग छिड़ जाती है। ठीक उसी वक्त पुलिस स्टेशन में हमारे लेजेंड वोंग भी भाड़े के हथियारों के उस पूरे गैंग का अकेले सामना कर रहे होते हैं और जैसा कि हम सबको उम्मीद था, वोंग अपनी लाजवाब फाइटिंग स्किल्स के दम पर उन सभी एडवांस हथियारों से लैस हमलावरों को अकेले ही ढेर कर देते हैं। वहीं अनाथ आश्रम में शैडो उन सारे हमलावरों को मौत के घाट सुला चुका होता है। तभी उसके सामने उसका बड़ा बेटा सिवांग आता है और एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करता है जिससे शैडो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिवांग बताता है कि इस पूरे हमले की साजिश खुद उसने और उसके जुड़वा भाई साइमन ने रची थी। वो जान चुके थे कि उनका ये नकली बाप एक बेहद क्रूर और खतरनाक इंसान है और इससे पहले कि आश्रम के बाकी मासूम बच्चे उसका अगला शिकार बने, वो शैडो को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद सिवांग खुद को मौत के मुंह में झोंकते हुए सीधे शैडो से भिड़ जाता है। इसी बीच बाहर पुलिस की गाड़ियां अनाथ आश्रम को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अंदर शैडो और साइमन एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन यहाँ पर शैडो सिवांग को बुरी तरह घायल कर देता है। वहीं साइमन अपने दिल पर पत्थर रखकर उस अनाथ आश्रम में रखे बॉम्ब को एक्टिव कर देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। अब कहानी वापस मकाऊ पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ती है, जहाँ हमलावरों को खत्म करने के बाद पुलिस टीम उनके कमांडर को बेड़ियों में जकड़ लेती है। लेकिन तभी मैडम वांग के पास एक ऐसी रिपोर्ट आती है जो सबके होश उड़ा देती है। जब पुलिस स्टेशन की बत्ती गुल हुई थी, ठीक उसी का फायदा उठाकर कुछ शातिर चोरों ने पुलिस के उस मेन सर्वर को हैक कर लिया था जिसमें $10 बिलियन के क्रिप्टो एसेट रखे हुए थे। वो इतने चालाक थे कि पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने के लिए उन्होंने पुलिस टीम की वर्दी तक का इस्तेमाल किया था, लेकिन खुशकिस्मती से बिना पासकोड के वो पैसे नहीं निकाले जा सकते थे। यानी वो विशाल धनराशि अभी भी पूरी तरह सुरक्षित थी। और अंदाजा लगाइए वो घुसपैठिए कौन थे। जी हाँ, वो साइमन और उसकी हाईटेक चोरों की टोली थी। गाड़ी से भागते हुए साइमन आश्रम के बाकी लड़कों को भी चेतावनी देता है कि जिस इंसान को वो आज तक अपना मसीहा और हीरो समझते आए हैं, वो असल में एक आस्तीन का सांप है। शैडो ने इतनी चालाकी से जाल बुना था कि पुलिस असली मास्टरमाइंड के बजाय सीधे साइमन और उसकी टीम के पीछे पड़ जाए। सीन बदलता है और हम वापस अनाथ आश्रम के उसी तबाह हो चुके मलबे को देखते हैं। बम धमाकों की उस भयंकर तबाही के बीच राख के ढेर से शैडो तो जिंदा बाहर निकल आता है, लेकिन उसका सबसे चहेता बेटा सिवांग इस जंग में मारा जाता है। तभी कैप्टन वू अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंचता है और शैडो को चारों तरफ से घेर कर सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन खुद को कानून के हवाले करने से पहले वो कहता है कि वो उन्हें विन मकाऊ बिल्डिंग में कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो सबके होश उड़ा देगा। इधर वोंग और उनकी टीम अब साइमन के गिरोह को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। टीम का एक एक्सपर्ट बहुत तेजी से इन हाईटेक लुटेरों के डिजिटल निशानों को ट्रैक कर लेता है, जिससे पता चलता है कि वो सब विन मकाऊ बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां इस वक्त एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी चल रही है। तभी वोंग के दिमाग में फिल्म की शुरुआत में हुए डकैती का पूरा पैटर्न साफ हो जाता है। उस समय भी विन बिल्डिंग में एक आर्ट गैलरी चल रही थी जब डकैती हुई थी, यानी साइमन की टीम ठीक उसी चीज को दोहराकर एक और बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देने वाली है। ये समझते ही वोंग अपनी टीम के साथ विन बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं और इत्तेफाक से वो ठीक उसी समय वहां पहुंचते हैं जब साइमन का गैंग वहां दाखिल हो रहा होता है। इसके बाद उस आलीशान आर्ट गैलरी के बीचों बीच चोर और पुलिस का खेल शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ शैडो के गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे विन मकाऊ बिल्डिंग की तरफ ले जा रही है। ठीक उसी समय वू के फोन पर साइमन का कॉल आता है और शैडो और साइमन के बीच कुछ पलों के लिए कुछ सीक्रेट और इमोशनल भरी बातचीत होती है, जिसके बाद शैडो वो फोन वापस कैप्टन वू को थमा देता है। आगे कहानी वापस वोंग और क्यूगुओ पर आती है, जो उस आर्ट गैलरी में उमड़ी भारी भीड़ के बीच साइमन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भीड़ को देखकर क्यूगुओ थोड़ी घबराने और हताश होने लगती है, जिसे देखकर वोंग उसे शांत करते हैं और उसे अपना ध्यान पूरी तरह टारगेट पर रखने को कहते हैं।
हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्यूगो के कान में लगा हुआ वायरलेस कम्युनिकेटर अचानक पूरी तरह बंद हो जाता है और वो उस अजनबी भीड़ के बीच पूरी तरह अकेली और बेबस रह जाती है। लेकिन तभी लियू सही समय पर क्यूगो के पास पहुंचता है और अपना वायरलेस कम्युनिकेटर उसे दे देता है ताकि वो टीम के संपर्क में रह सके। क्यूगो तुरंत लियू को एक होश उड़ा देने वाली बात बताती है। वो बताती है कि शैडो के साथ टैक्सी में जिस ड्राइवर को देखा गया था वो साइमन का जुड़वा भाई सिवांग था, जो ठीक बिल्कुल साइमन की ही तरह दिखता है। ये सुनते ही वो तुरंत साइमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही देर में लियू को एक रेलवे स्टेशन पर साइमन जैसा दिखने वाला एक शख्स मिल जाता है। लेकिन जैसे ही लियू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से एक अनजान शख्स उस पर जानलेवा हमला कर साइमन की तरफ बढ़ता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि खुद शैडो था, जो पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका था, जो धोखेबाज साइमन को भी चाकू से मार डालता है। वहीं विन मकाओ बिल्डिंग में बाकी के सारे चोरों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इधर जबाज लियू भी अपनी आखिरी सांस लेता है। इसके कुछ दिनों बाद हालात नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कानून की नजरों में धूल झोंक कर असली मास्टरमाइंड शैडो अब भी खुलेआम घूम रहा था। इस भारी नाकामी के बाद वोंग की इस स्पेशल टीम को हटाकर केस दूसरी टीम को सौंप दिया जाता है, लेकिन क्यूगो का खून खौल रहा था। वो हार मानने को तैयार ही नहीं थी और साफ कह देती है कि चाहे वो अकेली ही क्यों न रह जाए, वो उस कातिल को ढूंढ कर रहेगी। तभी वोंग पुलिस स्टेशन में क्यूगुओ के लिए खाना लेकर पहुंचते हैं। वहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है, जहाँ वोंग उसे एक बहुत बड़ा सुराग देते हैं। वोंग कहते हैं कि शैडो को वो $10 बिलियन कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो पुराने जमाने का चोर है जिसे ये तक नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी को कैश में कैसे बदला जाता है। जिसके बाद क्यूगुओ और वोंग क्रिप्टो करेंसी के असली मालिक पर नजर रखना शुरू करते हैं और अगली सुबह जब वोंग नाश्ता लेने जाते हैं तभी क्यूगुओ देखती है कि मालिक अकेले कहीं जा रहा है, जिसके पीछे क्यूगुओ लग जाती है और उसे एक होटल में पकड़ लेती है। और यहाँ पर पता चलता है कि शैडो ने डायरेक्ट मालिक से ही डील कर लिया है। क्यूगुओ तुरंत मालिक से शैडो से डील करने वाली जगह का पता पूछती है, जो असल में एक रेस्टोरेंट में होने वाला था, जहाँ शैडो मालिक का इंतजार कर रहा था। तभी शैडो की नजर वहाँ बैठी क्यूगुओ पर पड़ती है, जो वहाँ अकेले ही पहुंच चुकी थी। लेकिन शैडो को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि ये लड़की असल में एक अंडरकवर पुलिस वाली है। क्यूगुओ इस मौके का पूरा फायदा उठाती है और उसे बातों में उलझाकर समय काटने लगती है ताकि वोंग अपनी बैकअप टीम के साथ वहां पहुंच सके। लेकिन जैसे ही शैडो को वोंग के आने की भनक लगती है, वो तुरंत क्यूगो पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे वोंग साहब उससे 4 कदम आगे थे। इसके बाद इन दोनों दिग्गजों के बीच एक बेहद खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट शुरू होती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, शैडो भी पहले एलिट टीम का खूंखार सैनिक था, इसलिए वो वोंग पर भारी पड़ रहा था। हालांकि वोंग ने भी उसे काफी घायल कर दिया था, लेकिन वोंग में अब उस शातिर का पीछा करने की हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन सही समय पर क्यूगो होश में आ जाती है और वोंग आखिरी उम्मीद के रूप में कमान क्यूगो के हाथों में सौंप देते हैं। वोंग की दी हुई ट्रेनिंग और अपने जासूसी इंस्टिंक्ट के दम पर क्यूगो बहुत तेजी से शैडो के भागने के रास्ते को ट्रैक कर लेती है। वो तुरंत पूरी पुलिस फोर्स को वायरलेस पर बता देती है कि शहर के सभी एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह सील कर दिया जाए। क्यूगो की इस सटीक प्लानिंग के कारण शैडो अब चारों तरफ से पुलिस के चक्रव्यूह में फंस जाता है। खुद को घिरा देखकर वो बौखला जाता है और क्यूगो पर आखिरी जानलेवा हमला करता है। लेकिन भाई साहब, इस बार क्यूगो कोई कसर नहीं छोड़ती। वो पलक झपकते ही उस खूंखार हत्यारे को उठाकर पटक देती है और उसे धूल चटा देती है। वोंग मुस्कुराते हुए क्यूगो के हाथ में हथकड़ी थमाते हैं, जो इस बात का सबूत था कि क्यूगो ने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया है और इस नामुमकिन मिशन को जीत लिया है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द। बाय बाय।